गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के 12वें पेपर यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय युवा साथियों, बड़ा मुश्किल टॉपिक हमने शुरुआत से लिया है। विचारधारा या आइडियोलॉजी के विषय में बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विषय के पंडित उलझ कर रह गए और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको समझ लें। पर मुझे इस विषय में एक दार्शनिक उक्ति याद आती है। मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, वो उक्ति आपसे बांटना चाहता हूँ। वो ये है कि जब धागे बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं ना, तो उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। आप पाएंगे थोड़े समय के बाद वो सुलझ जाते हैं। हुआ ये कि जब ट्रेसी ने विचारों के विज्ञापन के रूप में विचारधारा का परिचय दिया या इसको प्रस्तुत किया, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया आइडियोलॉजी का, तो समाज विज्ञानी इसके पीछे पड़े, उसकी व्याख्याओं को देखा, कसौटी पे कसा और ये पाया कि भ्रामक है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि भ्रामक और व्यापक में फर्क होता है। बहुत बड़ा जब कोई कंसेप्ट आप लेते हैं तो उसमें कई चीज़ जुड़ेंगी भी, कई चीज़ घटेंगी भी, कई नई चीज़ सामने आएंगी। इसके अलावा अलग अलग समाजों की परिवर्तन व्यवस्थाएं, हमने जो कल आपसे बात की थी, शुरू की थी, एक दो पॉइंट बाकी अभी और हैं, उन्हें आज देकर आगे बढ़ेंगे। वो ये है कि अलग अलग वातावरण, अलग अलग नेतृत्व की प्रकृति, अलग अलग शासन की प्रक्रिया, जनता की मन स्थिति, उनका मिजाज, इसको आप कह सकते हैं, अलग अलग होता है। अब इन सब के बीच में किसी विचारधारा को रोकना और उसके लिए समर्थन जुटा पाना आसान नहीं होता। मसलन आप लीजिए कि संसदीय लोकतंत्र इंग्लैंड में शुरू हुआ, आज भी लोकप्रिय है, संविधान अलिखित है, लेकिन अमेरिका ने अध्यक्षीय लोकतंत्र को अपनाया, आज भी जारी है, चल रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों में केवल खामियां हैं या केवल अच्छाइयां हैं। अपनी अपनी मेरिट्स है, अपनी अपनी डिमेरिट्स है, लेकिन उस देश की जो जनता की साइकी है उसका बड़ा फर्क पड़ता है। तो आज के व्याख्यान में पहले हम कुछ बिंदु रह गए हैं आपके विचारधारा के स्रोत के, उन्हें पहले आगे लेंगे और उसके बाद आज बात करेंगे विचारधारा की प्रकृति की या इसके नेचर की। अगला बिंदु जो मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं वो है आर्थिक सामाजिक परिवर्तन, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस। इसका आशय यह है कि चाहे राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा किए जाएं या समाज के द्वारा किए जाएं, आप आज भी देखिए बहुत से ऐसे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं जो किसी खास समाज के द्वारा खुद शुरू किए जाते हैं। मसलन आप अखबारों में पढ़ते होंगे, बहुत से समाजों ने, हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में मृत्यु भोज एक बड़ी रूढ़ी के रूप में रहा है, विद्यमान रहा है, लेकिन कई समाजों ने अब इसका विरोध करना शुरू किया है कि इसको बंद किया जाए या इसको रोका जाए या इसको सीमित किया जाए। या लड़कियों की शिक्षा के बारे में कई समाजों ने अब नए बदलाव को स्वीकार करना शुरू किया है, कर रही हैं वो। देखिए, इसके पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन हाँ, समाज कुछ नए बदलाव, कुछ नए परिवर्तन करता है जो कि संविधान और कानून के सम्मत है। यहां इस चीज में आप ध्यान रखिएगा, समाज का के द्वारा किया गया कोई परिवर्तन यदि संविधान या कानून के खिलाफ जा रहा है तो वो विचारधारा का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो गलत है। एक शब्द मैं आपके सामने कह रहा हूं, संविधान सम्मत, यानी संविधान के अनुरूप और जो विधि व्यवस्था है,
लीगल सिस्टम है उसको चैलेंज करने वाला वो ना हो, बदलाव वो विचारधारा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जैसे हम बात करें महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा की। अब देखिए ये जो आइडिया है कि भाई एक कृषि प्रधान देश में एक समय की अवधि ऐसी होती है जब कृषक के पास कोई कार्य नहीं होता। अब उस समयावधि में समाज में हिंसा बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जो कहावत है सुनी होगी आपने, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो क्यों है? क्योंकि उसका दिमाग भी खाली और हाथ भी खाली है, उसके पास कोई काम नहीं। तो ये योजना शुरू हुई, काम शुरुआत में जो हुए थे अब और बढ़ाए गए हैं, उसके अंदर विकास में उनको जोड़ा गया है, नई प्रक्रिया आगे और चलेगी, बदलाव होते जाएंगे। लेकिन ये एक पॉजिटिव दिशा में किया गया बदलाव था जो सरकार के द्वारा किया गया और समाज ने उसको स्वीकार किया। अगला बिंदु है राज्य की विचारधारा। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म। कई परिभाषाओं में, कई व्याख्यानों में एक शब्द जरूर आया होगा, एक विचारक का नाम ईस्टर्न के अलावा, रॉबर्ट डाहल। व्यवहारवाद के प्रकांड विद्वानों में से एक। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है राजकीय विचारधारा, राइनिंग आइडियोलॉजी। इससे उनका आशय ये है कि शासन की जो प्रक्रिया है वो किसी एक विचारधारा के प्रति या विचारधाराओं के समूहों को लेकर आगे चलती है और जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश करती है। मैंने आपको अपने पहले व्याख्यान में कहा था कि विचारधारा एक ब्लूप्रिंट देती है। सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से, उनके क्रियान्वयन के माध्यम से उन नीतियों को सही साबित करने की कोशिश करती है और विचारधारा के पक्ष में एक ढांचा उसके इर्द गिर्द निर्मित करती है। यहां पर जैसे आप उदाहरण लें महात्मा गांधी का। गांधी जी ने कभी रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन को चैलेंज नहीं किया। भले ही वो औपनिवेशिक शासन था, उसमें 100 कमियां थी, 100 खामियां थी, लेकिन गांधी जी ने यदि कोई कानून तोड़ा, किसी का विरोध किया, तो उसकी एवज में उनको जो सजा दी गई बाकायदा उन्होंने काटी। कभी भी उन्होंने कानून का विरोध नहीं किया, जिसको आप बोलते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। और ये हमारा सौभाग्य है। आज भी आप देखिए कि जो न्यायपालिका के निर्णय हैं उसको मानने में भारत के नागरिकों को कभी कोई एतराज नहीं होता। जैसे आज आप देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उदार लोकतंत्र, ये हमारी राजनीतिक विचारधारा है और इसमें समाजवाद के पुट भी हैं। भाई जन कल्याण, गरीबों को सस्ता भोजन, या अभी आप देख रहे होंगे कोरोना काल जो चल रहा है, दुर्भाग्य मानिए इसको, तो उस अवधि के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल में आते हैं, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, जिनके रोजगार बंद हो गए हैं, सरकार उन्हें भोजन दे रही है, अन्न दे रही है, कुछ पेंशन की बात भी चल रही है। ये सब किस लिए है? ये समाज कल्याण की योजनाएं हैं जो कि सरकार का मूलभूत मंत्र है। सरकार, देखिए पार्टियां बदल जाती हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भारत के अंदर है, लोकतांत्रिक संसदीय लोकतंत्र है। एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं, जनता के पास चॉइस होती है चुनने की। लेकिन जो जन कल्याण की नीतियां हैं उससे कोई भी सरकार पीछे नहीं हट सकती। अब डाहल ये कहते हैं कि जब कोई विचारधारा जड़ पकड़ जाती है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य का आशय क्या है कि लोक का कल्याण, जो लोग आपके राज्य में निवास कर रही है, जनता जो है, अब उसमें कल्याण सबसे पहले किसको दिया जाए? यहां फिर गांधी बीच में आते हैं, सर्वोदय, अनटू द लास्ट, कि जो सबसे आखिरी में खड़ा है, लाभ सबसे पहले
उसको मिलना चाहिए। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, बदलेंगी, प्रक्रिया है, लेकिन ये जो सिद्धांत है वैचारिक, ये परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रति शासन की प्रतिबद्धता है, नीति है। और यदि आप इस पर समझौता करते हैं तो फिर आप मूल भावना से फिरते हैं। संविधान में जो नियम कायदे कानून दिए गए हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो प्रस्तावना में हो, निर्देशक तत्वों में हो, मौलिक अधिकारों में हो, आप उससे फिरते हैं, जो कि एक स्वस्थ राजनीतिक परिवेश का अंश नहीं माना जाएगा। तो डाहली कहते हैं राजकीय विचारधारा के रूप में कि धीरे धीरे एक विचारधारा के प्रति लोगों के मन में विश्वास बैठ जाता है। परिवर्तन देखिए यूं होता है कि किस दल का जो एरिया ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का केंद्र कौन सा है, चुनाव इस मुद्दे पर होते हैं। या कोई बड़ी घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई बड़ा बदलाव की घोषणा की जाए, जिसको आप बोलते हैं ना जनमत संग्रह। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सरकार ने बड़ा कदम उठाया या ये वादा किया कि यदि हम सत्ता में आए तो हम ये करने जाएंगे, जनता ने उस पर रायशुमारी की और पक्ष में या विरोध में अपना मत दिया। तो राज्य की विचारधारा आप उसे कहते हैं जो कि जनता में एक पैठ बना चुकी होती है। धन्यवाद।